प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज का हमारा जो विचार है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बहुत रहस्यमयी बातें करने वाले हैं और वह रहस्यमयी बातें हम करेंगे अपने विचारों से संबंधित। कैसे हमारे विचार की शक्ति को हम समझें, कैसे हमारे विचार की शक्ति को समझते हुए उसका हम सदुपयोग करें। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में जितने भी दुख और सुख घटते हैं या कहें कि आधियाँ और व्याधियाँ घटती हैं, जैसे हमारे शरीर का बीमार पड़ जाना या और भांति भांति के कष्ट से हमारा भर जाना, यह सब हमारे विचार के कारण ही होता है। हमारा जो यह विचार है इसकी बहुत घनी शक्ति है। हम निरंतर किसी न किसी विचार से विचारशील रहते हैं। निरंतर हमें कोई ना कोई विचार घेरे हुए रहता है। मन अशांत है ऐसा कहते हैं, तब इसका मतलब हम यह समझें कि हमारे विचार शांत नहीं हैं। मन और विचार दो नहीं हैं, मन और विचार एक ही है। इस मन को भी सिर्फ ध्यान के माध्यम से खोजा गया है, यानी कि विचारों को खोजा गया है। कहाँ विचार चलते हैं हमारे मनस्पटल पे, उनको खोजा गया है। जब भी हम मन की बात करते हैं, इसका मतलब हम विचारों की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा मन नहीं है, मन कहीं और चला गया है, मन कहीं और के सपने देख रहा है, इसलिए मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा है। यानी कि मेरा विचार वहाँ नहीं ठहर रहा है, विचार कहीं और जा चुका है। शरीर में अभी यहाँ हूँ, विचार मेरा कहीं और की यात्रा पे निकल गया है, इसलिए मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। यानी कि मेरा विचार यहाँ नहीं ठहर रहा है, उसी को मैं मन नहीं लगना कह रहा हूँ। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ, मन और विचार में डिफरेंसेस पैदा इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप विचार की शक्ति को समझ लें। ध्यान और समाधि की ही वह अवस्था होती है जब आपके विचार बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, वरना तो यह विचार निरंतर गतिमान रहते हैं। जब आप गहरी निद्रा में होते हैं तब भी आपके विचार निरंतर चलते रहते हैं। जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तब तो आप अपने विचारों को जान ही रहे होते हैं। जब आप गहरी निद्रा में होते हैं तब भी स्वप्न के रूप में आपके विचार ही चल रहे होते हैं, यानी कि विचार ही आपका स्वप्न बन जाते हैं। जब यह विचार इतना शक्तिशाली है कि हमारे काबू में नहीं आ रहा है, जबकि हमारे भीतर कोई ग्रंथि नहीं है मन जैसी, कोई ऐसा शरीर के भीतर पार्ट नहीं है जिसको हम मन कहें। बाकी सारी चीज़ें हमारे शरीर के भीतर है, लेकिन मन नाम की कोई ग्रंथि हमारे भीतर नहीं है। पूरे शरीर का अन्वेषण आप कर लें, पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप अध्ययन कर लें, कहीं भी मन नाम की कोई ग्रंथि आप अपने शरीर में नहीं पाएंगे। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की ग्रंथि मन जिसको हम कहें वैसी नहीं है, तो फिर ये विचार कहाँ से उठते हैं? एक बात। दूसरी बात, इनकी कितनी शक्ति है, ये कितने घने उठते हैं। यानी कि निरंतर 24 आवर्स आप सोते हुए जागते हुए निरंतर विचारों से भरे रहते हैं, स्वप्नों से भरे रहते हैं। असल में तो जागृत अवस्था में भी आप स्वप्न ही देख रहे होते हैं, चूँकि उसी को तो हम स्वप्न कहते हैं जिस पे मेरी अपनी कमांड नहीं है। जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तब भी आपके विचार आपके अंदर में कहाँ हैं? आप कहीं हैं, आपके विचार आपको कहीं ले जाके खड़ा कर देते हैं। यही विचार की शक्ति है कि विचार इतना शक्तिशाली है, इतना सूक्ष्म है कि यह हजारों करोड़ की यात्रा क्षण भर में कर लेता है। अभी आप दिल्ली में बैठे हैं, अभी एक क्षण में यह अमेरिका पहुंच जा सकता है। अगर आपका कोई मित्र अमेरिका में रहता है, आप एक क्षण में उस मित्र की याद से भर सकते हैं। यानी कि एक क्षण में ये अमेरिका में बैठे हुए आपके मित्र की याद से भर सकता है। इतनी शक्ति आपके इस विचार में है। दूसरा, इसकी शक्ति को इस प्रकार से भी समझें कि एक ही विचार निरंतर हमारे पास नहीं चलता है। हम लाखों करोड़ों विचारों से गुजर जाते हैं 24 घंटे में। सर्वाधिक विचार हमारी निद्रावस्था में चलते हैं।
जिनको हम स्वप्न कहते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, आप हजारों स्वप्न देख चुके होते हैं सारी रात्रि में। यानी कि जिसको आप निद्रा कहते हैं वह निद्रा नहीं, वह आपकी केवल बेचैनी भरी अवस्था है जिसमें आप हजारों स्वप्नों से गुजर रहे होते हैं, और वह स्वप्न आपकी इच्छा से नहीं आ रहे होते हैं, आपकी अनिच्छा से आ रहे होते हैं। आपको केवल वही स्वप्न याद रहता है तब जब आप जागृत अवस्था में आने जा रहे हैं। उस समय जो स्वप्न चल रहा होता है केवल वही स्वप्न आपको याद रह जाता है, जिसकी आप सुबह उठ के चर्चा करते हैं कि आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा। अगर रात्रि में आप जग गए हैं और परिवार के सदस्य सो रहे हैं तो देखा होगा कि वो रात्रि में सोते हुए बड़बड़ाने लगते हैं, हाथ पैर पटकने लगते हैं, बुदबुदाने लगते हैं। वो जैसा उनके भीतर स्वप्न चल रहा है, अगर दुख वाला स्वप्न चल रहा है, क्रोध वाला स्वप्न चल रहा है, तो वो सोते सोते ही क्रोध में आ जाते हैं, उनकी मुट्ठियां तन जाती हैं। अगर खुशी वाला चल रहा है तो मुस्कुराने लगते हैं सोते सोते ही। यह आपके विचार की शक्ति है। आपका विचार आपको सोते हुए जागते हुए हर प्रकार से प्रभावित करता है। इतना शक्तिशाली है कि एक समाधिस्थ व्यक्ति ही इस विचार पे काबू पा सकता है, वरना तो इतना सूक्ष्म है आपका विचार। आपके हाथ से यूं निकल के जाता है। आप कितना ही उसको मुट्ठियों में दबोचो, कितना भी आप उसको कोशिश करो कि मैं अब इस विचार को उठने नहीं दूंगा, जितना आप कोशिश करेंगे उतने ही अधिक विचार उठना शुरू हो जाएंगे। केवल समाधिस्थ व्यक्ति, केवल ध्यान का अतिक्रमण करने वाले मनुष्य ही विचारों पे कमांड कर पाते हैं, या कहें कि जब विचारों पे किसी की कमांड होती है तभी वह समाधि में जा पाता है। ऐसा भी आप इसको समझ सकते हैं। जब तक आपके विचार शून्य नहीं होंगे तब तक आप समाधि का अभ्यास नहीं कर सकते, ध्यान की गहराइयों में, अतल में नहीं आप उतर सकते। तो आपके विचार की शक्ति को आपने समझा, यह इतना सूक्ष्म है कि आपके काबू में नहीं आता है। यही सारा राज है। जब हम किसी एक विचार को अपने काबू में कर लेते हैं अपने संकल्प से, तब आप किसी एक विचार को पैदा करके उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसको आप अपने से, यानी कि एक विजुअलाइजेशन की स्थिति से आप गुजर सकते हैं। यानी कि एक विचार को आप स्थापित कर सकते हैं अपने भीतर, और निरंतर उस विचार का आप गुणगान कर सकते हैं, यानी कि उस विचार को पोषित कर सकते हैं। जब आप निरंतर उस विचार को पोषित कर पाते हैं तब आप जो चाहते हैं वही होता है। अब मैं कुछ दृष्टांत आपको बताता हूं मित्रों, ताकि आपको समझ आ सके कि इस सूक्ष्म जो आपका विचार है इसकी शक्ति कब कब कैसे काम करती है। प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने आज 1 मिनट का वीडियो, शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने चर्चा की थी। मेरी एक जानकार मित्र हैं, उनको बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ कार से, और छोटे बड़े उनके शरीर में 72 फ्रैक्चर थे, 72 फ्रैक्चर उनके शरीर में हो गए थे। उनके शरीर की कोई हड्डी ऐसी नहीं बची जो टूट ना गई हो। बहुत बुरी हालत थी, हॉस्पिटल में थी। डॉक्टरों का कहना था कि अब पहले जैसी तो ये कभी हो ही नहीं पाएंगी, लेकिन इन सारी हड्डियों को जुड़ने में भी काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन चूंकि वह ध्यान करती थी, ध्यानी थी, मन की शक्ति को समझती थी, उसने भीतर एक विचार को उत्पन्न किया और उसके प्रति संकल्पित हुई। उस विचार को उसने मैनिफेस्ट किया, या कहें कि विजुअलाइजेशन की स्थिति से वह गुजरी। क्या किया? एक विचार उत्पन्न किया कि मेरे शरीर के सारे घाव भर रहे हैं, मेरे शरीर के सारे घाव भर रहे हैं, और मेरे शरीर की जितनी भी हड्डियां थी सब पुनः अपनी अपनी स्थिति में वैसे ही जुड़ रही हैं, और मैं फिर से वैसे ही चलने लगी हूं जैसे मैं एक्सीडेंट से पहले चला करती थी। उसको नाचने का बड़ा शौक था, डांसिंग का बड़ा शौक था। तो उसने विचार किया कि मैं वैसे ही डांस कर रही हूँ, वैसे ही नाच रही हूँ जैसे मैं नाचा करती थी। और इस विचार को इतना प्रगाढ़ कर लिया मित्रों
अपने भीतर कि दूसरा विचार उठने ही नहीं दिया। आप विचार की शक्ति को समझो कैसे काम करती है। आपको, चूंकि मैंने कहा कि आपके विचार इतने सूक्ष्म हैं कि आपके हाथ से निकल जाते हैं। अभी आपने एक विचार किया, आप 2 मिनट भी उस विचार पर ठहर नहीं पाएंगे और नया विचार उत्पन्न हो जाएगा। यही वीकनेस है, इसलिए आपका किया कुछ होता नहीं है। तो मित्रों, बड़ा चमत्कार हुआ। महीने भर में ही उसके सारे जॉइंट फिर से ऑटोमेटिक जुड़ते चले गए। डॉक्टर तो अपनी चिकित्सा कर ही रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ विचार की शक्ति से वैसा हो गया, मैं यह नहीं कह रहा हूं। हॉस्पिटल में तो इलाज चल ही रहा था, सारी व्यवस्थाएं मेडिकली चल ही रही थी, लेकिन चूंकि चमत्कार यह हुआ, जो कार्य 1 साल में होना था वह 1 महीने में हुआ। डॉक्टरों को अंदेशा था कि 1 साल लग जाएगा इनको खड़ा होने में और पहली जैसी तो कभी भी नहीं हो पाएंगी, लेकिन चमत्कार यह घटा कि जो कार्य 1 साल में होना था वह 1 महीने में हुआ और जो 2 साल में होना था वह 2 महीने में हुआ और वह फिर से उस स्थिति में आ गई कि वह फिर से नाचने लगी और पहले जैसी 100% पहले जैसी हो गई। सिर्फ शरीर पे निशान भर रह गए, बाकी सब कुछ ठीक हो गया। मित्रों, मैं अपने पे बीती एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं। 1995 में मुझे मेरे एक अजीज मित्र ने पॉइजन पिला दिया। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे परिवार वालों ने डॉक्टर को बुलाया, प्राथमिक चिकित्सा उसने करी, बात नहीं बनी। फिर बड़े हॉस्पिटल में शहर मुझे ले जाने की बात आई। मेरे शरीर की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी और मैं देख रहा था अपनी खुली आंखों से कि मेरे इर्द गिर्द मेरे परिवार के लोग, मुझे प्यार करने वाले, समझने वाले, मेरे गांव के, मेरे अड़ोस पड़ोस के, उनकी आंखों में देख रहा था कि उन सबको ऐसा लग रहा था कि शायद अब यह बच्चा बच नहीं पाएगा। और मेरी हालत इतनी नाजुक हो चुकी थी कि मैं बोल के उनको आश्वासन भी नहीं दे सकता था कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। धीरे धीरे मैं उस अवस्था में आ चुका था। फिर भी मैंने भीतर एक संकल्प लिया कि मैं वापस लौटूंगा, मैं वापस लौटूंगा। यह पॉइजन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं वापस लौटूंगा। और मित्रों, यह संकल्प भीतर हो गया और उसके बाद मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। लेकिन सच बात यह है कि मैं बेहोश नहीं हुआ। शारीरिक तल पे तो मैं बेहोश हो गया, दूसरे को तो मैं बेहोश नजर आऊंगा, लेकिन मैंने जो भीतर एक संकल्प लिया, मेरे होश का एक धागा भीतर जगा हुआ रहा। शरीर की तो यह अवस्था रही, मैं काफी दिनों हॉस्पिटलाइज रहा, आईसीयू में रहा। मेरे इर्द गिर्द डॉक्टर आपस में बातचीत करते थे, मेरे परिवारजन वह पूछते थे, तो बड़ा गमगीन अवस्था में कहा उनको जाता था कि उम्मीद है। और मैं यह सब सुनता था, चूंकि मेरी कर्णेंद्रिय तो कार्य कर रही थी, बस मैं मुंह से बोल नहीं सकता था, हाथ से इशारा नहीं कर सकता था। जब मैं आईसीयू में था, मैं तब की बात कर रहा हूं, लेकिन भीतर मैं होश में था, मुझे सब पता है क्या हो रहा है। भीतर संकल्प हो गया कि मैं वापस लौटूंगा। मैं वापस लौटा और उतनी ही त्वरा से लौटा। यह है आपके विचार की शक्ति। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके साथ निरंतर घटती हैं, निरंतर। आपका सिर्फ और सिर्फ वहां ख्याल नहीं जाता है, क्योंकि आपने कभी इन चीज़ों को सूक्ष्मता से समझा नहीं है, जाना नहीं है।
जब आप किसी भय की अवस्था में या लोभ की अवस्था में होते हैं, तब एक कोई शब्द निरंतर आपको पकड़ लेता है और फिर उस विचार को आप पोसते रहते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपने किसी विचार को, जैसे कोई भयभीत है और निरंतर उसके मन में किसी बात को लेके, किसी व्यक्ति को लेके एक भय उत्पन्न हो गया। अब उसको लाख कोई भी समझाए, वह भय उसके भीतर से जा नहीं रहा है और वह भयातुर है। निरंतर वह भय नाम का विचार उसके भीतर बैठ गया, उसके मनस पटल पे उसने घर बना लिया। अब वह व्यक्ति कभी भी भय से मुक्त नहीं हो पाता है। कितना भी आप उसको सुरक्षा दें, कितना भी आप उसको संरक्षण दें, वह भयभीत ही रहेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। या आप खतरनाक से खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं, आप या तो बीमार हैं, या आपके साथ और कोई दुर्घटना घट गई है, या आपको धन का किसी भी चीज़ का नुकसान हो गया है, लेकिन आप भीतर से इतने स्ट्रोंग हैं, आपके मन में एक विचार उत्पन्न हो गया है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, और आप निरंतर इस विश्वास के साथ जीते चले जाते हैं और आप देखते हैं कि सब कुछ ठीक वैसा ही हो जाता है जैसा आपने भीतर विचार किया था। यह है आपके विचार की शक्ति। एक छोटी सी कहानी है, चूंकि पात्र का नाम मुझे याद नहीं है इसलिए मन नहीं था सुनाने का, लेकिन फिर भी इस कहानी को अगर आप सुनेंगे तो आपको विचार की शक्ति के विषय में और थोड़ा सा जागृति आएगी। जब जर्मनी में हिटलर जीवित था, उस समय एक व्यक्ति ऐसा था, उसका नाम और उसकी कंट्री का नाम अभी मुझे ज्ञात नहीं है, स्मरण में नहीं है। वह जो सोचता था, यानी कि वह जो अपने मन में एक विचार बना लेता था, आप उस विचार को मानने के लिए बाध्य हो जाते थे। हिटलर को पता चला कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो इतना अद्भुत है कि अपने भीतर कोई विचार वो उत्पन्न करेगा और आप उस विचार को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो हिटलर ने उससे मिलना चाहा, वह हिटलर से मिला। हिटलर ने उससे कहा कि भाई, मैं इस करिश्मे को देखना चाहता हूं, तू ये सब कर कैसे लेता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि बताओ, आप कैसे जानना चाहते हैं? हिटलर ने कहा कि आप मेरी बगैर आज्ञा के, बिना किसी पत्र के, मेरे बिना किसी निमंत्रण के मेरे से अगर मिल पाए तो मैं मान जाऊं कि हां, आप में वैसी शक्ति है। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूं, मैंने आपको कोई निमंत्रण भी नहीं भेजा है, मैंने आपको कोई बुलावा नहीं भेजा है, फिर भी आप मेरे से मिल लें तो मैं मान जाऊं कि आप में वह अद्भुत कला है, वह अद्भुत शक्ति है। उसने कहा ठीक है, बताओ कब मिलना है। हिटलर ने एक दिन और समय सुनिश्चित कर दिया कि उस डेट में उतने बजे आप मेरे से आके मिलो। और हिटलर से मिलना उन दिनों बहुत ही दुर्लभ बात थी। जिन लोगों से हिटलर मिलना चाहता था, वह लोग भी हिटलर से नहीं मिल पाते थे, वह भी उसके डुप्लीकेट से मिल के चले जाते थे। ओरिजिनल हिटलर से मिलना, सुभाष चंद्र बोस जी जब भारत से जर्मनी गए हिटलर से मिलने, उनको भी उसने वेट करा दिया था। एक इतनी महान शक्ति, उनको भी वेट करा दिया था हिटलर ने। हिटलर से मिलना उस समय बहुत ही दुर्लभ था। हिटलर ने एक समय मुकर्रर कर दिया कि उतने समय में आप मेरे से आके मिलो, और 7 द्वार बना दिए अपने तक मिलने के। 7 द्वार बना दिए, 7 द्वारों पे पहरेदार खड़े कर दिए कि भाई किसी को भी मेरे से मिलने नहीं आने देना है, किसी भी कीमत पे, चाहे जो हो जाए।
आज मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहूँगा। यानी कि ऐसा कह सकते हैं समझने के ख्याल से कि हिटलर जो है वह 7 तालों के भीतर बैठ गया। 7 डोढ़ी हैं, 7 दरवाजे हैं, 7 द्वार पार करके उस व्यक्ति को हिटलर से मिलना है। और 7 द्वारों पे सुरक्षा कड़ी है और सुरक्षा कर्मियों को हिटलर के द्वारा कह दिया गया है कि आज मैं किसी भी कीमत पे किसी से भी मिलना पसंद नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरे से मिलने किसी को भी नहीं आने देंगे। और उधर उस व्यक्ति से चैलेंज हो गया है कि इतने मिनट इतने घंटे में आप मेरे से आके मिले। जानते हैं मित्रों क्या हुआ? वह व्यक्ति पहले दरवाजे पे पहुंचा और उसने जाके उन सुरक्षा कर्मियों को कहा कि मुझे एडोल्फ हिटलर ने बुलाया है और यह मेरे पास उनका निमंत्रण कार्ड है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आज तो उन्होंने किसी से भी मिलने से इनकार किया है कि आज मैं किसी भी कीमत पे किसी से भी नहीं मिलूंगा। वो बोला लेकिन मेरे पास तो निमंत्रण है। उन्होंने कहा कि ठीक है दिखाओ। उसने मित्रों एक निमंत्रण कार्ड अपनी पॉकेट से निकाला और सुरक्षा कर्मियों को दिया। सुरक्षा कर्मियों ने उस निमंत्रण को पढ़ा और आश्चर्यचकित हो गए। उसमें स्पष्ट लिखा है डेट और टाइम कि इस डेट में इतने घंटे इतने मिनट पे यह व्यक्ति आएगा और इसको मेरे से मिलना है और इसको रोका ना जाए। और नीचे ओरिजिनल सिग्नेचर है हिटलर के। और उन सुरक्षा कर्मियों ने उसको जाने दिया। इस प्रकार से वह 7 सुरक्षा चौकियों को पार कर गया। 7 जगह उसने नए नए निमंत्रण कार्ड दिए और वो अगले द्वार इस प्रकार से 7 द्वार पार कर गया। गहन उसकी जांच हुई। हर प्रत्येक दरवाजे पे उसने निमंत्रण कार्ड दे दिया निकाल के। पहले दरवाजे पे जो निमंत्रण कार्ड दिया था वो उन्होंने रख लिया। वह 7 निमंत्रण कार्ड लेके चला था और जब वह हिटलर के सामने पहुंचा, मित्रों इतना खतरनाक व्यक्ति, इस सदी का सबसे खतरनाक, उससे ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति इस सदी में दूसरा कोई नहीं हुआ। इतना क्रूर व्यक्ति, इतना शक्तिशाली व्यक्ति, उस व्यक्ति को जब अपने सामने देखा तो उसका हाड़ कँप गया। हिटलर थर-थर कांपने लगा। हिटलर ने देखा कि ये कैसे संभव है, कोई निमंत्रण इसके पास नहीं है। मैंने अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को 7 सुरक्षा कर्मियों की पंक्ति में मैं हूं और मैंने सभी को कहा है, सख्त निर्देश दिया है कि आज मैं किसी भी कीमत पे किसी से भी नहीं मिलूंगा, चाहे कोई भी आ जाए। फिर यह व्यक्ति कैसे आ गया? हिटलर ने पूछा कि यह करिश्मा तुमने कैसे किया? उसने कहा कि आपका निमंत्रण कार्ड देके। बोला लेकिन मैंने तो आपको कोई निमंत्रण कार्ड दिया नहीं। उसने बोला लेकिन मैंने तो उन लोगों को निमंत्रण कार्ड दिया, मैंने तो आपके सुरक्षा कर्मियों को निमंत्रण कार्ड आपका दिया। सुरक्षा कर्मियों को बुलाया तो उनके पास निमंत्रण कार्ड था। हिटलर ने कहा कि जरा अपना अपना निमंत्रण कार्ड अपनी पॉकेट में से निकालो और उसको पढ़ के सुनाओ मुझे, उसमें क्या लिखा है। मित्रों उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, वह केवल प्लेन पेपर था। हिटलर आश्चर्यचकित हो गया, वह सभी सुरक्षाकर्मी आश्चर्यचकित हो गए। आपके द्वारा इसको इतने घंटे इतने मिनट में बुलाया गया, यह भी हमने पढ़ा था, और इसको रोका ना जाए यह भी हमने पढ़ा था, और आपका सिग्नेचर भी हमने पढ़ा था नीचे। यह तो कैसे हो गया? यह तो कोई जादूगर है व्यक्ति। मित्रों वह प्लेन पेपर था। कैसे हुआ? मन की शक्ति से। वह व्यक्ति मन की शक्ति को उपलब्ध था, यानी कि वह अपने विचार को इतनी पावर से
इतना प्रगाढ़ कर लेता था, यानी कि जिस विचार को एक बार उसने भीतर धारण कर लिया, किसी भी कीमत पे दूसरा विचार उस विचार को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसने एक विचार उत्पन्न कर लिया कि मुझे हिटलर के द्वारा बुलाया गया है, और जब वह प्लेन पेपर निकाल के देता था कि लो पढ़ो, देखो इसमें स्पष्ट लिखा है मुझे इतने घंटे इतने मिनट में हिटलर के द्वारा निमंत्रण है, मुझे बुलाया गया है, आप मुझे नहीं रोक सकते। तो जो उसने उनको पढ़वाना चाहा, यानी कि उसने अपनी मन की शक्ति से अपने इस विचार के प्रवाह को इतना संकल्पित कर दिया कि उन सभी सुरक्षा कर्मियों को जो वह पढ़वाना चाहता था वह उसमें दिखा और उन्होंने पढ़ा। मित्रों, हिटलर ने कहा कि सच में तो आप मृत्यु के हकदार हैं, कोई और होता तो मैं उसको गोली मार देता, लेकिन चूंकि आप इस संसार के दुर्लभ व्यक्ति हैं इसलिए मैं आपको क्षमा कर देता हूं, चूंकि आप बहुत खतरनाक आदमी हैं। आपने हिटलर की सुरक्षा भी भेद डाली, आपसे ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति इस पृथ्वी पर और दूसरा कोई नहीं हो सकता, और उसको इनाम दिया हिटलर ने। मित्रों, यह कहानी बिल्कुल सच है। कभी फिर किसी दिन नए वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स के साथ आपको उस व्यक्ति का नाम, यह सब जानकारी में दे दूंगा। अगर यह सच ना होता तो मैं यह कहानी नहीं सुनाता। हमारे विचार की इतनी शक्ति है कि जो भी विचार हम भीतर कर लेंगे, बस इतना ही ख्याल रखें कि दूसरा विचार उस विचार को हिला ना दे, क्योंकि हमारा विचार इतना सूक्ष्म है और इतना शक्तिशाली है कि यह क्षण भर के लिए भी एक विचार ठहरता नहीं है। मित्रों, यह तो हिटलर के साथ बीती कहानी हो गई, लेकिन एक बात से तो आप सभी परिचित हैं, वह है मंत्र का विज्ञान। जब भी आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, चाहे जो भी मंत्र हो, उस मंत्र को जपने के पीछे जो आपका भाव है या किसी के द्वारा आपको बता दिया गया है कि फला मंत्र के उच्चारण करने से आपको यह सिद्धि प्राप्त होगी, तो आप उस मंत्र के उच्चारण करने के समय उस भाव को प्रबल रखते हैं कि मुझे यह सिद्धि प्राप्त करनी है। यानी कि आपका एक विचार उसके साथ, उस मंत्र के साथ जुड़ जाता है। कोई भी मंत्र का आप उच्चारण करें, आप उसके साथ अपने एक विचार को, अपनी एक भावना को, अपने एक भाव को जोड़ लेते हैं, उसके साथ उसका एसोसिएशन कर देते हैं। वह क्या है कि मुझे इस मंत्र का उच्चारण करने से यह लाभ होगा, और फिर आप बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाते हैं उस बात के लिए कि यह लाभ मुझे होगा ही होगा, और आप उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, और धीरे धीरे वह मंत्र अभिमंत्रित हो जाता है और वह कार्य आपका बनने लगता है जो उस मंत्र के साथ आपने एसोसिएट किया था, उसके साथ जो भाव आपने जोड़ दिया था। यह है आपके विचार की शक्ति, जिससे आप सभी परिचित हैं। और बहुत प्रकार से मैं आपको बता सकता हूं कि मन की शक्ति कैसे काम करती है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कैसे आप अपने मन की इस शक्ति का सही प्रकार से उपयोग करें, कैसे आप अपने भीतर किसी विचार को धारण करें। जब भी हम किसी नए विचार को अपने भीतर रोपित करते हैं, जो भी विचार आपको मैनिफेस्ट करना है, यानी कि जो भी आप चाहते हैं, अगर आप बीमार हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, किसी भी ऐसी बीमारी से आप ग्रस्त हैं लंबे समय से, जो ठीक होने में नहीं आ रही है, तो चिकित्सा के साथ साथ आप एक विचार अपने भीतर रोपित कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो रहा हूँ। अब उस विचार को कैसे रोपना है, जैसे कि मैंने कहा, किसान भूमि तैयार करता है, सही आर्द्रता मिट्टी में होती है, तब वह बीज रोपित करता है, फिर वह अंकुरित होता है, फिर उसकी बाढ़ लगाता है, फिर आगे की कहानी शुरू होती है उस पौधे की। वैसे ही सबसे पहले आपको भूमि तैयार करनी है।
भूमि तैयार कैसे करेंगे? शांत बैठे, लंबी गहरी सांस लें। जिस विचार को, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, शारीरिक सुख चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, 10 श्वास गहरी लंबी लें। अपनी नाभि के आसपास श्वास को भरने दें, यानी कि अपने पूरे पेट को श्वासों से भरने दें। जितनी धीमी गति से श्वास भीतर लें, उतनी ही धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ें। 10 श्वास लेवें और छोड़ें। 11वीं श्वास को भीतर लेवें और रोकें, अंतरकुंभक करें। इसको बोलते हैं अंतरकुंभक। श्वास को भीतर लेवें और श्वास को रोकें। जो भी भाव है आपका, जो भी संकल्प आप लेना चाहते हैं, जो भी विचार आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस विचार को भी आप अपने भीतर धारण करना चाहते हैं, उस विचार का भाव करें, संकल्प लें, श्वास को भीतर रोके रखें। संकल्प लें कि मेरा शरीर पहले की तरह स्वस्थ हो रहा है, जैसे आप पहले थे। जब आप बीमार नहीं थे, तब आप जो स्वस्थ अवस्था में खेलने का जो आप आनंद लेते थे, चलने का आनंद लेते थे, मित्रों के साथ टहलने का आनंद लेते थे, यानी कि जो भी आपकी खुशी के पल थे, उस समय आपकी क्या क्रिया होती थी, उसका आभास करें, उसका संकल्प लें, उसको मैनिफेस्ट करें कि मैं फिर से शारीरिक तल से वैसा ही होने जा रहा हूँ। या मानसिक कोई रोग है या मानसिक अशांति है, मैं फिर से उतना ही शांत, उतना ही सुशील, उतना ही सुसज्जित, उतना ही आनंदित होने जा रहा हूँ। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता आनंदित होने से। अब मेरे आनंद को कोई छीन नहीं सकता, अब मेरी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। इस प्रकार से 10 संकल्प लें भीतर। श्वास को धीरे से बाहर छोड़ें, फिर श्वास को भीतर लें, धीरे धीरे श्वास को भीतर लें, श्वास को भीतर रोकें, यानी कि अंतरकुंभक करें। और जो भी विचार मैनिफेस्ट आप करना चाहते हैं, जो भी आप अपने जीवन में जिस चीज़ का भी आप अभाव महसूस कर रहे हैं, उसके प्रति उसको मैनिफेस्ट करें, उस भाव को अपने भीतर रोपें, उस बीज को भीतर अपने रोपें, उस बीज को रोपें कि मैं पहले की तरह आनंद से भरने जा रहा हूँ। अब मेरी खुशियों को, मेरे आनंद को कोई रोक नहीं सकता। यह जो भी आपको विचार उत्पन्न करना है भीतर, उस विचार को आप रोप दें भीतर। 10 गहरी श्वास लें, उनको भीतर रोकें और उस विचार को भीतर रोप दें। वह विचार रोपा गया। पहले आपने लंबी 10 गहरी श्वास ली तो आपकी भूमि तैयार हो गई। अब आपने उस भूमि में अपने संकल्प के बीज को रोप दिया। जो भी आपने संकल्प लिया, जिस विचार का भी आपने संकल्प लिया, अब उस तैयार भूमि में आपने उस संकल्प को रोप दिया। अब इस संकल्प को टूटने ना दें, निरंतर उस संकल्पना से भरे रहें, निरंतर उस संकल्पना से भरे रहें कि मेरी खुशियों को किसी भी कीमत पे अब कोई छीन नहीं सकता, मेरी खुशियां मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं पहले की तरह खुश, पहले की तरह आनंदित, पहले की तरह स्वस्थ बनने जा रहा हूं। मैं पूर्ण स्वस्थ होने जा रहा हूं। मुझे अस्वस्थ रखने वाली सारी शक्तियां मेरे सामने हार जाएंगी। जो भी संकल्प आपको लेना है, जो भी विचार आपको करना है, उस प्रकार से आप अपने विचारों को अपने मनस पटल पे, अपनी भूमि को तैयार करके, अंतरकुंभक करके उस विचार को भीतर बीज रूप में रोपा गया। अब निरंतर इसको खाद पानी देते रहें, निरंतर जब भी आपको समय मिले उस भाव से भर जाएं कि मैं आनंदित होने जा रहा हूँ, मैं खुश होने जा रहा हूँ। जो भी भाव आपने किया है, जिस बीज को भी आपने रोपा है, उसको खाद पानी देते रहें, खाद पानी देते रहें, उसकी बाड़ लगाते रहें। कोई दूसरा पशु उसको आके चर ना जाए, इसका मतलब है कोई और विचार अब इस बीच में आके मैनिफेस्ट ना हो जाए। अब दूसरे विचार के लिए आपके पास कोई स्थान नहीं है। विचार तो चलेंगे, विचार तो आप रोक नहीं सकते, विचार तो एक समाधिस्थ व्यक्ति ही रोक सकता है।
विचार तो निरंतर चलेंगे, लेकिन विचार को भीतर रोपना नहीं है। एक विचार आया, दूसरा आया, चला गया। आप जिस विचार का संकल्प आज लिए हैं, आप जिस विचार का बीज आप अपने भीतर आज रोपे हैं, बस आप तो निरंतर उस भावना से भरे रहिए जो भी आपने संकल्प लिया है। इसी को मैं कहता हूँ उस रोपे हुए बीज की बाढ़ लगाना। यानी कि अब हम जब तक वह पूरा हो ना जाए, हमारा विचार जो हमने संकल्प लिया है, जब तक वह परिपूर्ण अवस्था तक उतर ना जाए, तब तक हम अपने इस विचार को बदलेंगे नहीं, दूसरा विचार उसकी जगह रो पाएंगे नहीं, जब तक यह पहले वाला विचार वट वृक्ष ना बन जाए। और यह बनेगा चूंकि यह अस्तित्व से हम जुड़े हैं। यह अस्तित्व और हम दो नहीं हैं। जो विचार हमारे भीतर उत्पन्न होता है, उस विचार का प्रतिफलन इस पूरे अस्तित्व में होता है। यह पूरा अस्तित्व हमारे उस विचार को, अगर हमने सही तरीके से अपने भीतर अपने विचार को रोप लिया है, अगर हमने बीज की रोपाई सही तरीके से कर दी है, तो वह अंकुरित होगा, वट वृक्ष भी बनेगा। आप इस भ्रम से अलग नहीं हैं। यह भ्रम आपके लिए हुए विचार की संकल्पना को, अगर आप उसको भूले नहीं, अगर आप अपने किए हुए उस विचार को भूले नहीं, निरंतर आप उसको खाद पानी देते रहे, यानी कि निरंतर आप उसका स्मरण करते रहे, तो यह अस्तित्व उसको किसी भी कीमत पे पूरा करेगा करेगा करेगा। सदा किया है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।